स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची और आज का हमारा विषय है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कृषि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब टेक्नोलॉजी का प्रवेश एग्रीकल्चर में हुआ तो अपने साथ यह कृषि क्रांति लेकर आया। पहले के समय में जब टेक्नोलॉजी प्रचलन में नहीं था तो किसान पारंपरिक तरीके से ही खेती किया करते थे, जिसमें सारे काम मैनुअली होते थे। लेकिन प्रौद्योगिकी के आने के बाद इसने एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई है इसके सुधार में। आधुनिक मशीनरी, खाद, बीज, सिंचाई प्रणाली, फसलों की कटाई और कटाई तकनीक के कारण कृषि उत्पादकता बढ़ी तो है और साथ में उनकी आय भी बढ़ी है और किसानों ने नई नई तकनीकों को भी अपनाया है। तो आइए यहाँ के छात्र छात्राओं और फैकल्टीज से हम इस विषय पर बातचीत करते हैं, उनके विचारों को जानते हैं। किस तरीके से प्रौद्योगिकी ने जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थे उसमें चेंज लाया है? पहले जो किसान हुआ करते थे वो नॉर्मल किसी भी फील्ड को प्रिपेयर करते थे तो कोई भी तकनीक का उपयोग नहीं करते थे। अगर वो कोई भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो कितने क्वांटिटी में डालना है, कितने अमाउंट में डालना है, वो क्लियर नहीं होता था। इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना होता था। जैसे कि जो वहाँ का जो मृदा है, वो भूमि है, वो ख़राब हो जाता था, उनका लाइफ कम हो जाता था। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें इतना पता हो जाता है कि मृदा में किस कंटेंट का आवश्यकता है। अगर वो आवश्यकता के अनुसार अगर हम उसको उपयोग करते हैं तो फिर उसका इम्प्रूवमेंट होगा। एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। अगर हम धान की खेती को ले लें तो पहले तो मैनुअली सिकल से, हसुआ जिसे बोलते हैं, उससे यूज़ करते थे किसान। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास रीपर कंबाइनर है, साथ में कि धान को काटेगा भी और बंडल भी बनाता जाएगा। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया है फार्मर्स के लिए और वो अच्छे से उसका यूज़ भी कर पाएंगे। पहले तो ट्रैक्टर का बस एक ही यूज़ होता था, बस जुताई के लिए अभी वेरियस यूज़ हो गया है उसका। पीटीओ सॉफ्ट सीड हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आज के टाइम में किसान यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जीपीएस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, फिर से ड्रोन टेक्नोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर सेंसर्स हैं। ये सब फार्मर्स को हेल्प करते हैं। दीज टेक्नोलॉजीज़ हेल्प फार्मर्स टू प्रिसाइजली मेजर एंड मैनेज सम फैक्टर्स लाइक इरिगेशन, कब सिंचाई करनी है पौधों खेतों में, कितने अमाउंट में करनी है, किस ड्यूरेशन में करनी है। इसमें काफ़ी चेंजेस आया है। इसके वजह से प्लांट्स में रेजिस्टेंस ऐसे प्लांट्स हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं जिसमें कि रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं हम लोग, ताकि वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को जीवित रख सके और अच्छा यील्ड दे सके। डिमांड्स जो रेज़ कर रहा है उस चीज़ को पूरा करने में हम लोग भारतीय सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हम लोग जो फार्मिंग के जो टेक्निक्स हैं वो उतने डेवलप नहीं है और अभी प्रेजेंट में हम लोग को टेक्नोलॉजी जो है फार्मिंग के सेक्टर में बहुत ज़रूरी है। वेदर फोरकास्ट में देख लीजिएगा, वेदर फोरकास्ट में आपका बारिश कितने से कितने अनुमान में होने वाली है और आपको कितना पानी देना है वो फसल को, वो बता सकता है टेक्नोलॉजी आपको। प्लस आपको कितना खाद देना और कितने मात्रा में देना है वो बता सकता है, जिससे आपका उपज जो है और अच्छे से और ज़्यादा क्वांटिटी में हो सके। किस तरीके से टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है? बेसिकली सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कैसे हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके एक साथ दोनों को ऐसे इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारा फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा हम लोग का कॉस्ट ज़्यादा पड़े भी ना, फार्मर्स को प्रॉफिट भी हो, प्लस हमारा जो यील्ड हो वो भी हमारा अच्छा हो। इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में वर्मी कंपोस्टिंग का भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो हम फार्मर्स को सिखाते भी हैं, प्लस हम लोग उसको कैसे कितने डोज में उसको सॉइल में देना चाहिए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जाके फार्मर्स को मोटिवेट भी करता है। अगर हम सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों को साथ में लेके चले तो कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? एक फार्मिंग की तरीके, जैसे कि प्रिसिशन फार्मिंग हो गया, कि कम चीज़ों में कम रिसोर्स को यूज़ करते हुए ज़्यादा यील्ड, ज़्यादा उत्पाद हम कैसे कर सकते हैं फसल का। दूसरी तरफ आपका आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग,
आजकल लोग अपने सेहत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और साथ ही साथ उन्हें अच्छा खाना भी चाहिए, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ नई तकनीक है जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग, जिसमें क्या होता है कि हम लोग एक छोटे से एरिया में कई तरह के क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं, कुछ ग्राउंड, कुछ अंडरग्राउंड, कुछ जिनको ऊंची हाइट पे लगाना होता है उनको। पशुपालन में हमने देखा है कि पोल्ट्री फार्मिंग में एफिशिएंट बिल्डिंग डिज़ाइंस आ चुके हैं, जिसमें कि एक तरफ से इनलेट है और एक तरफ से एग्जिट। इस टनल सिस्टम के कारण जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है फैंस में और सिस्टम को ठंडा रखने में, वो बहुत कम होता है। तो एक रहा एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइंस। दूसरा ये है कि पोल्ट्री फार्मिंग में जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स पुराने ज़माने में पीली बत्ती वाली यूज़ होते थे, उनको चेंज करके हमें अब CFL बल्ब्स की तरफ प्रयोग करना है। क्यों करना है? पहले इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हाई होगा, लेकिन ओवरऑल लाइफ कॉस्ट जो है उसकी बहुत कम हो जाएगी। तो इससे पर्यावरण को नुकसान तो कम होगा क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, परंतु बचत भी होगी। तो इस प्रकार से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि ना ही केवल पशुपालन के कारण जो इन्वायरमेंट एमिशन हो रहा है उसको कम किया जाए, बल्कि बचत भी हो सके। किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो क्रॉप यील्ड और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है? जितने भी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुए हैं वो मेनली सॉइल हेल्थ को एड्रेस करते हैं। जैसे सॉइल हेल्थ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है यील्ड एंड क्वालिटी को लेकर। जैसे कि हम लोग सॉइल में कुछ भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो मेनली हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करता है, प्लांट के साथ फिर सॉइल ये ह्यूमन हेल्थ को वो इफ़ेक्ट करता है। तो जैसे कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये बहुत मेजर प्ले रोल करते हैं सॉइल हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए। हमारा जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इन रिलेशन टू अगर हम लोग सॉइल हेल्थ देखें तो इवनली हमारा प्लांट हेल्थ और अच्छा हो। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। जैसे हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो हर फ्रूट, वेजिटेबल और जो भी हमारे क्रॉप है जैसे कि मेज़, सीरियल्स, उसमें डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जिस पे ये तय होता है कि हमारा जो क्रॉप है, जो हमारा प्रोड्यूस है, वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा, उसका प्राइसिंग कैसे होगा, ग्रेडिंग होगा। तो इस वजह से फार्मर्स को इस बात पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपका यील्ड बहुत अच्छा भी हो पर वो आपका इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरता है, जैसे उसका शेप, टेक्सचर, क्वालिटी और कलर में अगर डिफरेंसेस आते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिक सकता है। किसी भी टेक्नोलॉजी का एक गाँव में पहुँचना, एक कम्युनिटी में पहुँचने के लिए 4-5 तरीके की एक ही ज़रूरत है, जैसे अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, एबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। ये 5 चीज़ कोई भी टेक्निक को एक फार्मर तक पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल करते हैं। There are a major advance in technology is nowadays seen in agriculture, such as drones, remote sensors and satellites, which is very much useful for the farmers to detect the climate as well as weather, rainfall, humidity of a place. I would also like to talk about genetic engineering, which is playing a vital role in nowadays agriculture fields. By using genetic engineering, we can develop high resistant variety as well as pest resistant varieties. पोल्ट्री सेक्टर जो है वो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और इसमें हमेशा से बहुत पुराने समय से फार्मर्स इंगेज रहे हैं। इसमें विकास के बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस है और इसमें नए ट्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में नए टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जैसे कि 3D कैमरा यूज़ हो रहा है। स्कैनिंग करके वो ब्रॉयलर बर्ड्स जो है उसका वेट बता देता है, अप्रॉक्सीमेट वेट बता देता है। फिर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उससे हम लोग फर्टिलिटी ऑफ एग पता कर सकते हैं। ऑटोमेशन हो रहा है फार्म का, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। फिर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम लोग उसमें डिजीज़ को हम लोग पता कर सकते हैं बहुत पहले ही, और टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग कर सकते हैं टाइम पे। नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है वायरस की डिटेक्शन में। इसमें है कि हम लोग बर्ड फ्लू जैसे भयानक बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पहले ही। अभी जो नई
टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उसको हम किस तरीके से उन फार्मर्स तक कम्युनिकेट कर सकते हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है? जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो लैब में या इंस्टीट्यूशन में या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप हो रही है, लेकिन वो फार्मर तक नहीं पहुंच पा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो फार्मर तक पहुंचे, तभी फार्मर का विकास हो पाएगा। इसके लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी, जैसे कम्युनिकेशन मेथड्स है, जैसे कि इंडिविजुअल मेथड। फार्मर्स के घर हम विजिट कर सकते हैं, उन्हें कॉल के माध्यम से, SMS के माध्यम से टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता सकते हैं। साथ ही हम ग्रुप मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जहां हम किसानों के घर या गांव जाकर वहां पे उन्हें रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन या मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जो नई तकनीक है उसका लाभ दिखा सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक फार्मर्स देखेंगे नहीं वो विश्वास नहीं करेंगे। फिर हम मास मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से नई तकनीक और उससे होने वाले लाभ के बारे में हम उन्हें बता सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध होते हैं, तो उनके माध्यम से हम हर किसान को जोड़ सकते हैं कि वो नई तकनीक का लाभ सीधा KVK के माध्यम से ले सकते हैं, जैसे अच्छे बीज का चयन करना या अच्छी तकनीक का उपयोग करना, जिससे कि अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। पहले उनके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, और वो भी उनकी भाषा में, वहाँ के लोगों के द्वारा, और वहाँ के जो कुछ पढ़े लिखे नौजवान होंगे उनसे बात करके वो उन्हें समझाएंगे कि कैसे खेती करनी चाहिए। तो हम लोग उन लोगों के लिए पहले तो एक्सटेंशन प्रोग्राम चला सकते हैं, जो कि हमारे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें यहाँ पर किसान आते हैं और हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे खेती करनी है। हम लोग उनको ये बताएंगे, फेस टू फेस पहले टॉक करेंगे ताकि वो ये समझ पाए कि हम लोग उनको क्या समझाना चाह रहे हैं, और फिर उनको ये बताएंगे कि अगर वो बिना टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी को लेके खेती कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, और फिर वो ये खुद समझ पाएंगे कि हम लोगों को जो दिक्कत आ रहा है वो दिक्कत नहीं होगा नई टेक्नोलॉजीज़ अपनाने के बाद। और फिर उनको एनिमेटेड वीडियोस भी दिखाएंगे कि इससे मतलब ये इजी हो जा रहा है खेती, किस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब उनको बताएंगे। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं? कृषि कार्यों में हम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। हम बहुत सारे कार्यों में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसका सोइंग से लेकर उसका हार्वेस्टिंग तक। फिर फील्ड की प्रिपरेशन में भी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। किसान है वो अपने जो परंपरागत पद्धति से जो खेती करते हैं वही करते चले आ रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट है वो ज़्यादा लगता है और उनका प्रॉफिट है वो कम लग रहा है। और जो हमारे किसान है उतना एक्सपर्ट नहीं है, और वो टेक्नोलॉजीज़ को चलाने के लिए उन लोग को ट्रेनिंग देना होगा पहले। हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, सामान्यतः यह देखा जाता है। तो इसलिए वो जो नया टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट जो आ रहे हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग हो गया और GIS हो गया, GPS हो गया, जिस तरह से हम समाज में देखते हैं वो पहले से जो चला आ रहा है उसी पर वो केंद्रित रहते हैं, उस पर ज़्यादा उनका विश्वास रहता है। नया जो टेक्नोलॉजी आया हुआ है उस पर वे कम विश्वास करते हैं और उनका एडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जल्दी उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो उनको उनके बीच जाकर हमें जागरूकता फैलाना होगा ताकि वो नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपने उपज को बढ़ाएं और उसका लाभ ले सकें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के क्या कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे कृषि की उत्पादकता बढ़ी है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हो गया, जिसके अंडर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा मॉडर्न ग्रीन हाउस टेक्निक्स हो गया, उसके अलावा मॉडर्न ब्रीडिंग अप्रोचेज़ है और बहुत सारे। इसके अलावा अगर हम ब्रीडिंग अप्रोचेज़ की बात करें, जैसे कि हमारा वातावरण मतलब बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है और बहुत ही अनसर्टेन हो रहा है, तो इसको ध्यान देते हुए बहुत सारी ऐसी ब्रीडिंग अप्रोचेज़ आ चुकी है, नए नए ब्रीडिंग के तकनीक आ चुके हैं जो बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि स्पीड ब्रीडिंग, जो कि स्पीड ब्रीडिंग जो है वो मतलब टाइम के साथ ही ब्रीडिंग जो वैरायटीज़ है वो डेवलप करने में बहुत ही कम टाइम में डेवलप हो जा रही हैं। जैसे ब्रीडिंग मेथड्स फॉर स्ट्रेस या फिर बायोटिक स्ट्रेस में हमारा आ जाता है जैसे कि पैथोजेंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो रोग हो रहे हैं उसके लिए, या फिर अबायोटिक में जैसे ड्रॉट टॉलरेंस या फिर वाटर लॉगिंग स्ट्रेस, सैलिनिटी स्ट्रेस, ये सारे रेसिस्टेंट वैरायटीज़ बहुत ही कम टाइम में डेवलप कर सक रहे हैं।
increase productivity using mechanization in agricultural field. So manual labor and hand tools have limitations in their energy and output. So we can use many machines like combine harvesters, drill machines and paddy threshers and laser labeling machines, which can increase efficiency and productivity in agricultural field. Second, we can use industrialized automation. In this, we use robotics, which can be used in the precise field seeding, planting, fertilizing, and then we can use genetically modified crops, which have altered traits, and they have benefits like they have resistance to pests and diseases. They are herbicide tolerant, they are drought resistant, and this will also help farmers in productivity and resistivity. कृषि में काफ़ी संसाधन हो रहे हैं जिसके वजह से काफ़ी ऐसे बीज विकसित हो रहे हैं जो कि काफ़ी बीमारियों के प्रति इसमें काफ़ी रेसिस्टेंट है। तो और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सिंचाई। तो पहले जो सिंचाई प्रणाली यूज़ होती थी उसमें काफ़ी पानी की बर्बादी होती थी, लेकिन अभी जो सिंचाई प्रणाली आई है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, इसके द्वारा हम काफ़ी पानी की बचत कर पा रहे हैं और इससे पैदावार भी काफ़ी अच्छी हो रही है और किसानों को काफ़ी मुनाफा मिल रहा है। उसमें से सबसे पहला है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाला सॉर्टेड सेक्स सीमेन का प्रोडक्शन। सॉर्टेड सेक्स सीमेन प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम को अलग किया जाता है और एक्स क्रोमोसोम का उपयोग जो है आपका बछिया का प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये किसान भाई के लिए जो है वो उत्पादन में हेल्पफुल होता है। दूसरा है इसका जो आवारा पशुएं हैं जिनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, उनकी जनसंख्या को कम करना है। दूसरा है हमारा इससे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि मैत्री जो वेटनरी डॉक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, हर गांव तक अवेलेबल नहीं हो पाते, इनके बीच का काम करते हैं। मैत्री को क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है और ये गांव के हर कोने तक पहुंचकर अपना जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हर किसान को प्रोवाइड करते हैं। इसमें बेसिकली जो हमारा मॉरल होता है कि आपका जो इनपुट है कम लगाना है और आउटपुट जो है वो हाई करना है। ड्रोन्स का क्या रोल है क्रॉप को मैनेज और मॉनिटर करने में? प्रिसीजन फार्मिंग में ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। जैसे कि ये लैंड प्रोफाइलिंग से लेके हार्वेस्ट तक ड्रोन्स का काफ़ी सारा यूज है। हम सबसे पहले तो हम लैंड की प्रोफाइलिंग करते हैं और देखते हैं कि ये फसलों के लिए वो कितना सूटेबल है, फसलों को उगाने के लिए कितना सूटेबल है। प्लस उसके बाद कीटनाशकों के छिड़काव से लेके इरिगेशन तक, एवं जहाँ पे भी डेंसली पॉपुलेटेड क्रॉप हो वहाँ पे अगर जाना एक्सेसिबल ना हो तो ड्रोन वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से हम कीटनाशकों का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं एवं क्रॉप की मॉनिटरिंग भी बहुत आसान हो गई है इसके वजह से। और इसका उपयोगिता ये भी है कि इससे फार्मर्स अपना टाइम बचा सकते हैं और इसके लिए हमें खेत में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम ऑफिस में बैठकर या घर में बैठकर भी अपने अनाजों और फसलों के बारे में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। स्मार्ट फार्मिंग एप्लीकेशंस के क्या कुछ उदाहरण हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं? जैसे हम जानते हैं कि स्मार्ट फार्मिंग जो है ये इट्स टोटली बेस्ड ऑन सेंसर्स, because we in smart farming or in precision farming we use geoinformatics technology like remote sensing, GPS and GIS application. As the current scenario which is going on ground in this Jharkhand region or throughout the India, that we are facing the issue of climate change, our soil is getting polluted, our environment is also affecting. So by use of this remote sensing technology we will able to get the real time data from the crops, like what are the different pest attack, when the pest attack is occurring, pest का attack कब हो रहा है, कब उसमें nutrient की कमी है, तो हम remote sensing से ये सारी जानकारियाँ हम लोग ले सकते हैं। Technologies, that is hardware and software used in the farms. IoT, also called as Internet of Things. IoT in agriculture involves robotics, sensors and drones that are linked with internet that works automatically and semi-automatically, aiming increase in production. There are various benefits of smart farming, that is, robots and machineries can be used in the farms in place of manual laborers.
Smart farming also helps us in using efficient use of fertilizers, irrigation water and pesticides. तो बात रहा अगर किसान भाइयों का, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि किसान सुविधा ऐप, जो कि किसान भाइयों को कोई भी वेदर एडवाइजरी जैसे कि मौसम विभाग द्वारा कि क्या सिंचाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब के बारे में बताते हैं। दूसरा हो गया पशु कृषि ऐप, जो कि किसी भी किसान भाइयों को कि किस तरह की वैरायटी है क्रॉप की, उनको कैसे लगाना चाहिए, क्या होता है, किस तकनीकी से उनकी सिंचाई की जा सकती है, वो सब बताते हैं। तीसरा ऐप है खेती बाड़ी ऐप। खेती बाड़ी ऐप जैसे कि किसान को दूसरे किसान से हेल्प करने में, जो भी उनकी नीड है वो सारे पता करने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा है पशु पोषण ऐप, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें कि पशुओं को क्या खाना चाहिए, कितने मात्रा में खाना चाहिए, ये सब जानकारी किसान भाई बंधुओं को दे सकती है। डाटा एनालिटिक्स का क्या रोल है एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई भी डिसीजन लेने के लिए? देखिए, डाटा एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा ही बड़ा रोल है यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसे कि हम यहाँ पे सॉइल टेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में फ्री में सॉइल टेस्ट किया जाता है, जिसमें बाहर से आप अपना सॉइल लेकर आ सकते हैं, जिसे हम फ्री में टेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमें बताते हैं कि हमारे जो सॉइल है उसमें किस तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का किस रेशियो में उसको ज़रूरत है, या उसमें क्या हम खाद डाल सकते हैं जिस वजह से आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ होगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे ना हम लोग किसान मेला को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हर साल किसान मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें हम बाहर से बहुत सारे किसानों को बुलाते हैं ग्रुप्स में, और वो आते हैं तो उन्हें भी हम समझाते हैं कि किन 2 या 3 तरीके के क्रॉप्स को एक साथ उगा सकते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा उनका जो उपज है वो अच्छे से होगा। ऐसा ना हो कि कोई एक क्रॉप डोमिनेंट कर जाए और दूसरे को मार डाले। नहीं, हम इस तरीके के क्रॉप को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके उनको बताते हैं कि किस तरीके से वो उगा सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्दी क्रॉप की बढ़ जाती हैं उपज। डेटा एनालिटिक्स एक हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग में। जैसे हमें कोई हार्वेस्टिंग के टाइम हमें एक मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ राइस का, तो वो मिनिमम 32-35% होती है। वैसे अगर मैं एक डेटा मैनेजमेंट करूँ कि वो कैसे होगा, तो बेसिकली जो एक प्रीफाउंडेड डेटा जो पहले से आया है और फिर अभी जो डेटा है करेंटली चल रहा है, उस दोनों को कोरिलेट करके मैं वो डेटा निकाल सकता हूँ कि ताकि अभी मुझे वो हार्वेस्ट करनी है। यहाँ के स्टूडेंट से हमने बात की, जाना कि किस तरीके से प्रौद्योगिकी जो है वो मददगार साबित हो रही है किसानों के लिए। आइए अब यहाँ के फैकल्टीज से बात करते हैं, उनके विचारों को जानते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि कृषि का विकास काफ़ी हद तक तकनीकी उपलब्धियों के कारण हुआ है। हम जो भारत अपना देश जो है तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे निकला है। बहुत सी तकनीकी ऐसी हैं कि जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान भाई उसको प्रयोग करते हैं। खास करके जैसे प्रिसीजन फार्मिंग में ड्रोन का उपयोग है, सिमुलेशन मॉडल का उपयोग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग है, जिससे वो रोग के निदान में, पशुओं के रोग के निदान में, पौधों के रोगों के निदान में, और सबसे बड़ी आजकल बहुत से ऐप जो है कृषि विश्वविद्यालय द्वारा और ICAR संस्थानों द्वारा बनाए गए हैं, जिसके द्वारा वो उनको रियल टाइम उनको अपने उत्पाद को कहाँ ले जाएं, कहाँ बेचें, इंडिविजुअल या सामुदायिक रूप में या KVK के माध्यम से उसका उपयोग कर सके, जिसको उसी आय बढ़े और उचित उत्पादन इसका प्राप्त कर सके। किसान भाइयों से और सभी जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं यही अनुरोध करूंगा कि जो तकनीकी उपलब्ध है उसका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, गुणवत्तायुक्त पैदावार करें, जिससे उनको मार्केट में अच्छा से अच्छा उत्पादन मिल सके और आर्थिक दृष्टि किसान समृद्ध और सुखुशहाल हो सके। और सबसे पहले तो ये मुझे बताना है कि क्रॉप क्वालिटी और उसका यील्ड दोनों को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है कि इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र तीनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। इसलिए कि केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा हम केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को देते हैं पौधों को, जबकि पौधों की जो आवश्यकता होती है वो 17-18 पोषक तत्वों की होती है। तो
ऑर्गेनिक मैन्योर या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जिसको आप जानते हैं, उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 10 से 12 पोषक तत्वों को हम दे पाते हैं। और जो रासायनिक से करते हैं उसमें उपज ज़्यादा मिलता है लेकिन टेस्ट की कमी होती है। तो अगर हम दोनों का इंटीग्रेशन कर दें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो उपज भी बढ़ जाएगी और फसल का जो टेस्ट है वो भी बना रहेगा। क्योंकि जो भी चीज़ मिट्टी में आप डालते हैं वही फल फूल में, अनाज में जाता है और वही हमारे शरीर में भी जाता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। तो हम दोनों का भी स्वास्थ्य का सुधार उसी के द्वारा होता है। मुझे बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सीमांत प्रौद्योगिकी, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने करिकुलर और रिसर्च प्रोजेक्ट में किया जाता है। हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे जब रिसर्च करते हैं तो आज की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, नैनो टेक्नोलॉजी का, ये सब विधाओं पे, इन सब टॉपिक्स पे बच्चे काम करते हैं। उसके अलावा किसानों के लिए भी कुछ ऐसी सुविधाएं हम लोगों ने विकसित की है। जैसे हाल ही में हमने टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर बनाया है, स्थापित की है। इसमें जो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता है उसको जांचने परखने के लिए बहुत सारे यंत्र, जैसे मान लीजिए ग्रेन एनालाइज़र है, क्या ग्रेन एनालाइज़र के बाद हमारा अन्न दर्पण है, इस तरह के जो कुछ गजेट्स हैं वो हम लोगों ने किसानों की सेवा में उस तकनीकी संसाधन केंद्र में स्थापित किए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड क्षेत्र में अम्लीय मिट्टी की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। आप देखते होंगे कि यहाँ पे मिट्टी का कलर लाल है और वहाँ पे वो जो पौधों की उर्वरकता है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। उसी केस में हम लोग यहाँ पे राइजोबियम नामक एक जीवाणु पे कार्य कर रहे हैं, जिसके यूज़ करके हम लोग फसल के उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरा हमारा कार्य यहाँ पे है टिश्यू कल्चर पे। टिश्यू कल्चर में हम लोग, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक नमूना है, नमूने में केले के पौधे हैं। ये केले के पौधे की गुणवत्ता ये है कि ये एक तो डिजीज़ फ्री होते हैं और इनको बहुत छोटे से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। किसान भाइयों को ये इसलिए पसंद आता है क्योंकि बहुत कम लागत पे बहुत बड़े खेतों को पौधे प्रदान किए जा सकते हैं। प्रौद्योगिकी का बहुत ही अहम किरदार रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और फार्मिंग में। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि उत्पादकता कई गुना बढ़ी है, फसल पैदावार बढ़ी है, लागत बचत हुई है और किसानों की आय में भी सुधार आया है। इसलिए प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसानों को नए आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवीन तरीकों के उपयोग के बारे में भी उन्हें शिक्षित करना ज़रूरी है। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में किसी नए शिक्षण संस्थान में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जोहार।